अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका मामलात में मोहसिन नकवी साहब ने जो ईरान का दौरा किया और वहाँ मसूद पेज़ेश्कियान से उनकी मुलाकात हुई, कालीबॉफ से उनकी मुलाकात हुई, उससे लगता यह है कि कुछ शायद मामलात में 1-2 इंच आगे पेशरफ्त हुई है, लेकिन हतमी तौर पर अभी ये कहना कि दोनों फ़रीक़ैन रज़ामंद हो गए हैं, काफ़ी उससे फासले के ऊपर हम खड़े हैं। 5 नई तजावीज़ मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं। उन मीडिया के रिपोर्ट्स के हवाले से अगर हम ये कहें कि दोनों ने थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है तो वो बेहतर होगी बात, लेकिन दोनों रज़ामंद हो गए हैं किसी एग्रीमेंट पे, अभी उसमें काफ़ी फासला है। तो ये फॉलो अप टॉक्स जितनी जल्दी ये कर लें उतना दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लूज़ कर रहा है ईरान भी और अल्टीमेटली लूज़ कर रहा है अमेरिका भी और यूरोप भी। और इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की प्राइसेस आप देखें तो $110 के करीब ब्रेंट है और $105 के करीब इस वक्त WTI है। लेकिन एक अमेरिका के लिए और तलवार भी सर के ऊपर खड़ी है, उसका सेंट्रल बैंक को फेड को US फेड को जल्द ही नए रेट के ऊपर अपना फ़ैसला देना है। और नया जो उसका फेड के हेड है वो ट्रंप साहब ने ख़ुद अपने पसंद के चुने हैं और उन्होंने वो फ़ैसला करना है। अगर ऑयल प्राइसेस इसी सतह पर रहती हैं जितनी हैं तो ट्रंप की जो डिज़ायर थी जिसकी वजह से उन्होंने फॉर्मर जो हेड थे US फेडरल रिज़र्व की उनकी छुट्टी करवाई थी, तो शायद नए वाले जो चेयरमैन हैं उनको उस रेट को इंक्रीज़ ही करना पड़े, वो डिक्रीज़ ना कर पाएँ। तो एक नया पॉलिटिकल क्राइसिस विद इन US से वो भी स्टार्ट कर सकता है इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हों तो सेंट्रल बैंक एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इस इशू पर भी बात करेंगे। एक पाकिस्तान के हक़ में बहुत ही अच्छी जजमेंट आई है और वो जजमेंट जो है वो कहती है कि पाकिस्तान का जो राइट है पानियों के ऊपर वो बरकरार है, और जो इंडिया क्लेम कर रहा था अपने 2 नए डैम बनाने के साथ साथ कि हम इनको स्टोरेजेस भी कर लें, वो उनके मुखालिफ जाती है। इसी तरीके से एक इंडियन आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट है जो कहता है कि पाकिस्तान को तो वो सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। तो पाकिस्तान का उसके ऊपर जवाब बहुत अच्छा है कि अगर एक न्यूक्लियर पावर को आप ये धमकी देंगे तो फिर एक नहीं दोनों ही जाएंगे। एक्चुअली ऐसा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं हमने दुनिया के किसी और मुल्क से लड़ने के लिए नहीं बनाए, ना मिसाइल किसी और से लड़ने के लिए बनाए। हमारा एक ही टारगेट है और वो है इंडिया। तो उसका जवाब जितना ज़ोर से उधर से आएगा उससे दोगुनी रफ्तार से इधर से भी जाएगा। तो एक रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो जंगी जुनून के साथ कोई जीत नहीं सकता। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारी शख्सियात हैं स्टूडियोज़ में हैं, जौहर सलीम साहब साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं और एजाज़ चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार भी हैं और सेक्रेटरी ख़ारजा भी रहे। एजाज़ साहब, जौहर सलीम साहब दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बजट करीब आ रहा है तो बजट वाले इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। पहले जौहर साहब आपसे, सर ये जो नई तजावीज़ आई हैं कुछ लगता है कि मामला चलेंगे आगे? जी, ये वाली अभी जो ज़ाहिर मीडिया में रिपोर्ट हुई है, बिकॉज उसकी कोई फॉर्मल उस तरह से तो उन्होंने लीक नहीं किया जिस तरह पिछली बार कर दिया था। पहले से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, बिकॉज पिछली जो 14 निकात थे उनके वो तो मुझे तो लगा, और अमेरिकन को भी बाद में उन्होंने भी इस किस्म के बयानात दिए कि वो पहले से उनकी पोजीशन हार्डन नहीं हुई है। इस पर अब थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मसला वही है जो मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ कि जब तक न्यूक्लियर पे वो कंसेशंस नहीं आएंगी, एक तो वो जो है ना सस्पेंशन ऑफ एनरिचमेंट, और दूसरा वो जो 440 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम 60% है। अच्छा, अब उसमें मज़े की बात ये कि वो सिर्फ हम तो 440 कह रहे हैं, वो सिर्फ 440 नहीं है, 440 तो है अफसूदा 60% तक, और कोई 2000 किलोग्राम और भी है जो 4% से लेकर 10% तक अफसूदा है। और इसकी अफसूदगी में जब आप 10% से ऊपर चले जाते हैं तो फिर उसके बाद वो एक किस्म का बड़ा आसान होता है उसके बाद। तो इसलिए ये मामलात ऐसे हैं जिसपे अब ईरानियंस क्या चाहते हैं इस वक्त। अब लग रहा है कि देखिए वो ये अब उनकी तरफ से जिस तरह की पोस्टिंग हो रही है, कभी आती है स्टेटमेंट की वो एक नई अथॉरिटी बना दी है जो ये हॉर्मस को वो पूरा रेगुलेट करेंगे। अच्छा, इसी तरह एक स्टेटमेंट आती है कि अब इंटरनेट ट्रैफिक भी उधर से जितनी जा रही है उसको भी वो टैक्स करेंगे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ चलो ये हार्ड लाइनर्स की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये स्टेट लेवल पे पोस्चरिंग ही है। इससे ज़ाहिर है बार्गेनिंग अपनी पोजीशन को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये समझते थे कि इसके बदले में फिर उनको न्यूक्लियर पे कंसेशन मिल जाएंगी तो अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका इसलिए भी तैयार नहीं है, एक तो खैर ट्रंप का भी उस पर बड़ा पुराना मौक़िफ़ है प्रेसिडेंट बनने से भी बहुत पहले का कि जी ईरान को हम न्यूक्लियर नहीं बनने देंगे, लेकिन साथ ही साथ इजराइलीज़ जो हैं, क्योंकि इजराइलीज़ इस मुज़ाकरात में तो नहीं है लेकिन उनको साथ लेके चलना है अमेरिकन को, तो उनकी भी रेड लाइन्स हैं, तो इसलिए उस पर तो नहीं आएंगे। फिर सीक्वेंसिंग का मसला बड़ा अहम है। मेरा अंदाज़ा है कि ईरानियंस कुछ कंसेशन दिखा सकते हैं। ईरानियन मेरा अंदाज़ा है कि इस चीज़ पे तैयार हैं कि प्रॉब्ली वो 8 से 10 साल की सस्पेंशन पे आ जाएंगे, लेकिन वो चाहते ही हैं कि उनको आउटराइट जो है ना अप फ्रंट एकदम उनको काफ़ी सारी सैंक्शंस की रिलीफ मिले, उनके काफ़ी सारे एसेट्स अनफ्रीज हों।
अमेरिकन उस पर तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि नहीं, वो पहले एक बतदरीज हो, मैकेनिज्म्स बने, उनको पहले जो है ना वेरिफिकेशंस हों, उसके बाद वो करें, बिकॉज ट्रस्ट का तो बहुत बड़ा मिसट्रस्ट का एलिमेंट है दोनों साइड से। अब वो जो है ना, अब ये इस वक्त बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। अब हुर्मज़ पे भी ईरानी नहीं चाहते कि अपनी सारी लेवरेज एकदम दे दें। अब अमेरिकन भी कहते हैं ठीक है, फिर अगर आप नहीं देते तो फिर हमने भी ब्लॉकेट किया हुआ है, और बाकी भी ज़ाहिर तैयारी वो अपनी दूसरी तरफ भी कर रहे हैं। तो क्रिटिकल टाइम अभी भी है, जो है ना, जिस तरह बज़ाहिर लग रहा है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा इस वक्त असल में शायद उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन बहरहाल ख़तरा मौजूद है। अगर बिल्कुल ये लगा कि जी बात इससे आगे नहीं बढ़ी, तो अमेरिकन ने वो ऑप्शन तो रखी हुई है, उसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। और देखें, सबसे बड़ी बात ये कि इजरायलीज जो हैं उनकी प्रेफरेंस तो डेफिनेटली ये है कि दोबारा बात जंग की तरफ जाए, क्योंकि उनको पता है कि न्यूक्लियर पे वो कंसेशन नहीं मिलेगी जितनी वो चाहते हैं। वो किसी तरह भी देखें, बात JCPOA के आसपास अगर कुछ समझते हैं ना कि जिसके आसपास कहीं आके बन जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। एजाज साहब को भी शामिल कर लें। एजाज साहब, ये JCPOA वाले सवाल से ही आपसे आगाज़ करते हैं। जो अभी तक की दोनों के दरमियान में एक्सचेंजेस चल रही हैं, जो भी नॉन पेपर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि JCPOA से ऊपर ईरान कुछ देने को, कुछ इन्हें अमेरिका को देने पे तैयार है। दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका उसके ऊपर राज़ी हो जाएगा। ईरान की इंसिस्टेंस है कि वो सिविल न्यूक्लियर यूज़ बरकरार रखेंगे। एनरिच्ड यूरेनियम अगर किसी को देंगे तो रूस को मुमकिन तौर पर देंगे, अमेरिका को बिल्कुल नहीं देंगे। और सैंक्शंस को वो कहते हैं सारी हटाएं, आप हमारे एसेट्स अनफ्रीज करें। तो आपको लगता है कि कुछ आगे फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि इन 5 नुकात में थोड़ी थोड़ी गुंजाइश हुई है, लेकिन अभी एग्रीमेंट से काफ़ी दूर है। मेरा तो ख्याल है कि JCPOA प्लस के लिए ईरानी तैयार है। मेरा ख्याल है वो कंसेशंस भी देने को तैयार हैं, बशर्ते कि बाकी तमाम बातें मान ली जाएं। वो बाकी जो बातें हैं वो आपको पता है कि उसमें अमेरिकन रेडी नहीं है। एसेट्स को अनफ्रीज करना, सैंक्शंस को उठाना, आबनाए हुर्मुज़ पे वो कहते हैं कि जी हमारी आप इजारादारी या हमारा सालमियत या हमारी हाकमियत तस्लीम करें, और ओमान के साथ मिलकर हम उसके ऊपर कोई अथॉरिटी बनाएंगे और वो चलाएंगे। ये चीज़ें अमेरिका को मंजूर नहीं है। चुनाचे मुझे तो बेगाड़ की शक्ल नज़र आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि बावजूद इसके कि दोनों जंग नहीं चाहते थे, ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा एक दूसरी जंग की तरफ जा रहे हैं। इस उम्मीद पर, अमेरिका इस उम्मीद पर कि ईरान को हम मज़ीद और इतना कमज़ोर कर देंगे, और ईरान ये समझता है कि हम अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं हमारे यहाँ पे खलीज में, हम उनकी इतनी तबाही करेंगे कि दुनिया की इक़्तिसाद भी तबाह बर्बादी का शिकार हो जाएगी, और चनाचे दबाव पड़ेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिट्रीट करना पड़ेगा। तो मुझे तो कोई ऐसा मौक़िफ़ में सख्ती नज़र आ रही है। बातचीत अलबत्ता चल रही है, सालसी हो रही है, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात आ जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो मौक़िफ़ जो है दोनों तरफ से सख्ती नज़र आ रही है। ईरान की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो अप फ्रंट मेज़ पर नहीं है। यानी जो अमेरिका चाहता था कि अप फ्रंट पहले आप ये माने न्यूक्लियर इश्यूज़ को और बाद में बाकी चीज़ें करें, ये ईरान को कबूल नहीं है। साइमल्टेनिटी होगी, साथ ही साथ इकट्ठे बैठ के ये दोनों चीज़ें रिजॉल्व होंगी तो काम चलेगा। पहले ईरान ने इसको पीछे ले गए न्यूक्लियर इश्यूज़ को कि पहले दूसरी चीज़ें रिजॉल्व करें, पहले पानियों को खोलें, तो वो अमेरिका को मंजूर नहीं था। तो चुनाचे मुझे लगता है ये है कि अगर एक और राउंड ना हुआ, या आखिरी में मुझे लग रहा है कि सालसी की आखिरी कोशिश है, अगर एक राउंड और हुआ कि ये दोनों साइमल्टेनियसली दोनों इश्यूज़ को लेकर टेकअप करें, मुझे तो अब ये दूर होते जो नज़र आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जंग के करीब चलते जा रहे हैं। मैं अगर परसेंटेज लगाऊं तो मुझे लगता है कि अब ये 70% जंग के अगले राउंड के नज़दीक हैं बनिस्बत एक मुआहदे के। जी सर, ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी है एजाज साहब ने। आपको भी लगता है कि ये जंग के करीब जा रहे हैं? जंग ऑप्शन तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं कि जो अमेरिकन को अगर कोई ये समझे कि वो सिर्फ पॉस्टरिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। वो जंग एक ऑप्शन है। उससे पहले भी वो कितनी बार जो है उन्होंने रिव्यू किए हैं, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। वो टारगेटेड स्ट्राइक्स हो सकती हैं, या मिसाल के तौर पे वो जो प्लान कर रहे थे कुछ स्पेशल ऑपरेशंस की बात हो सकती है, या इवन ऑपरेशन ये जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा से शुरू करके कोशिश की जा सकती है। और कि उसमें फिर टारगेटेड स्ट्राइक्स जो हैं वो प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी उस सूरत में उसकी हो सकती है। पर वो ज़ाहिर है इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ईरान की तरफ से देखिए, अगर ईरान की स्ट्रेटजी ये थी जो कि नज़र भी आ रही थी कि चीज़ों को ड्रैग किया जाए
और मैक्सिमम लेवरेज उसमें से ली जाए। और ज़ाहिर है जैसे आपने हुर्मुज़ पे भी जो उन्होंने किया, इकोनॉमिक जितनी ज़्यादा इस वक्त क्राइसिस क्रिएट किया हुआ सारा, और जो है ना बाकियों के लिए भी इस वक्त है, तो फिर सिर्फ ये एक एनर्जी क्राइसिस तो नहीं है, ना सिर्फ ये इकोनॉमिक क्राइसिस, एक फूड क्राइसिस भी आगे बन रहा है। लेकिन मसला उसमें क्या है? मसला ये है कि देखें, ये अमेरिका को उतना हर्ट नहीं कर रहा जितना वो समझ रहे हैं। अमेरिका इस वक्त अपनी तारीख का सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है, और बड़े महंगे दामों पे कर रहा है। उनके स्टॉक्स, जो मार्केट जो है ना, उनके स्टॉक्स इस वक्त हाईएस्ट लेवल्स पे एवर इस वक्त हैं। उनकी कंपनी की वैल्यूएशंस एनवीडिया 5.5 ट्रिलियन पे पहुंची हुई है। उनको इनडायरेक्ट हो रहा है, चलें जी गैस की, पेट्रोल पंप पे गैस महंगी है, ठीक है इतनी इस हद तक, लेकिन ईरान को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, गल्फ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, पूरे एशिया को, और चीन को। आज चीन के नंबर्स आए हैं, चीन के नंबर्स हालांकि अच्छे हैं एक्सपोर्ट्स के और बाकी चीज़ों के, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम है। तो इसका मतलब है कि चीन को भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया इस वक्त। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देखिए, अमेरिका अगर उनके पास एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि ठीक है, हम ये इकोनॉमिक जोन है ना, ये जो इस वक्त हमने एक वो टाइटन किया हुआ है, इनको उसके ज़रिए ब्लॉकेड के ज़रिए उसको जारी रखें, और उसमें फिर ज़्यादा नुकसान तो ईरान का होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि देखिए, ईरान के पास उतने कार्ड्स नहीं हैं जितना वहाँ पे हार्डलाइनर्स समझ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिकॉज अभी जिस तरह नकवी साहब भी वहाँ पे गए हैं, लेकिन उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं सारी, वो तो प्रैग्मेटिस्ट के साथ हुई हैं, बेशक वो कालिबाफ, बेशक पेजेश्कियान, बेशक राची। तो वो अब कई बार होता ही है कि प्रैग्मेटिस्ट कई चीज़ें मानना चाहते हैं, लेकिन प्रिवेल कर जाती है आखिर में IRGC, या आखिर में बाकिर जुल्कदर। आप कितने दिन देते हैं इस बातचीत के अमल के लिए? ये वाला जो राउंड है बातचीत का, दे शुड सिट टुगेदर इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर नहीं बैठते तो फिर वो एक नेक्स्ट ऑप्शन अमेरिका फैसला करेगा। हाँ, ये बिल्कुल, अगर ये नहीं इस पे बात नहीं चलती तो आगे, उसके लिए आप कितना टाइम फ्रेम देते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो अब नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद फिर क्रिटिकल पीरियड शुरू हो जाता है, कि जहाँ पे अमेरिकन जो है ना, दे विल पिक ऑप्शन। अब वो ऑप्शन क्या पिक करते हैं? अगर मिलिट्री की पिक करते हैं, या वो फिर टाइटन करते हैं, इनको और ज़्यादा न्यूज़ जो है इसका ब्लॉकेड का, ये उन पे है। लेकिन वो एक हफ्ते से ज़्यादा ईरान को अब मेरा ख्याल है एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं देंगे। एजाज साहब, जो इंडिया वाला सवाल है वो भी आपसे पूछना चाहूँगा। जो उनके मिलिट्री चीफ का स्टेटमेंट था, बड़ा अहमकाना बयान था। मुझे लगा नहीं है कि किसी एक जी शौर को ऐसा बयान देना चाहिए, इतनी अहम पोजीशन पे बैठे हुए। ऐसे ही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कल सुबह उठे तो वो बताएं कि हम इंडिया को सफ़ा हस्ती से मिटाने लगे, हमारे पास न्यूक्लियर है। तो इसी तरह का बयान उधर से आया। तो क्या ये रीजनेबल अप्रोच थी, या कुछ अंडर प्रेशर है? वो क्यों रिएक्शन दिया ऐसा उन्होंने? जी, मेरे तो ख्याल में बहुत ही गैर मुनासिब बयान था। ऐसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के वजूद को ही वो ख़त्म करना चाह रहे हैं कि या तारीख का हिस्सा होगा, जिसका मतलब कि आपको ख़त्म कर देंगे और तारीख में दफन हो जाएंगे, या जोग्राफी का हिस्सा मतलब होगा कि भाई हमारा हिस्सा बन जाएंगे दोबारा और हम भारत को टेक ओवर कर लेगा। ये दोनों चीज़ें होने वाली नहीं है। होनी होती तो ये बहुत पहले हो चुकी होती, जब पाकिस्तान नया नया बना था, उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था। अब तो ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कोई मंजरनामा। बस एक बराबर है, एक रिटायर होने से थोड़ा पहले उन्होंने एक बड़ा नारा लगाना था, शायद को कोई पोजीशन भी मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कोई असर नहीं होगा। वहाँ से मिक्स सिग्नलिंग चलती रहती है। कभी RSS के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो बयान देते हैं नहीं बातचीत होनी चाहिए, नरवाने साहब भी उसकी एंडोर्समेंट करते हैं, ये साहब कहते हैं कि नहीं जनाब हम तो अभी भी जंगो जदल के मूड में हैं। तो भारत की तरफ से अभी कोई संजीदा पाकिस्तान की तरफ कोई इनिशिएटिव नहीं है, और हमें कोई किसी किस्म का मैं तो समझता हूँ कि जवाब ज़रूर दें। आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, ऑफिशियली ठीक किया, लेकिन कोई तवक्को फिलहाल ना रखें। देखिए, मोदी सरकार का जो एजेंडा है कि भारत के अंदर अपनी एक हिंदू राष्ट्र बनानी है, उसमें मुसलमान नहीं बैठते। अभी मैं करण थापर साहब का हिंदुस्तान टाइम्स वाला आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने बड़ी कैंडर के साथ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ था कि किस तरह भारत के जो मुसलमान हैं उनको बतदरीज एक बिल्कुल लोएस्ट सोसाइटी के तबके की तरफ ले जाया जाता है। बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं, पढ़ने वाला है आर्टिकल। उन्होंने यकीनन बड़ी तहकीक की होगी, वो कई प्रोग्राम भी इस पर कर चुके हुए हैं। तो भारत के अंदर मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, तो क्या पाकिस्तान के लिए जगह होगी भारत के? उसमें कुछ नहीं होगी। इस वजह से पाकिस्तान को कोई ख़ास ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करनी चाहिए जब तक कोई सिग्नल ना आए। देखें, और यूनिलैटरल सिग्नल भी ना दे। मैं ये भी बार बार कहता रहा हूँ कि एकतरफा तौर पर जब भी आप कोई सिग्नल देते
हैं। आपने 2019 में उनका कैप्चर्ड पायलट अभिनंदन वापस किया, उन्होंने जाके कहा कि ये तो आपने हमारे दबाव के तहत किया, कत्ल की रात होती अगर आप ये ना करते। इसी तरह आपने करतारपुर सिंह कॉरिडोर बनाया, उन्होंने उसके लिए भी कोई रेसिप्रोसिटी नहीं की, कोई उसकी कदर नहीं की, कोई वैल्यू नहीं की। तो कोई फायदा नहीं होगा इस वक्त खैर सगाली के कोई भी जस्टिस का। अभी इंतजार करें, मोदी सरकार जो है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई जस्टिस करेगी, लेकिन अगर कोई करेगी तो फिर हम देख लेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि वहां से कोई खैर की खबर नहीं आएगी। जौहर साहब, जो बीजेपी या मोदी है वो अभी इलेक्शन जीत रहा है। बहुत लोगों का ख्याल ये था कि शायद वो राहुल तगड़ा हो रहा है और मोदी वीक हो रहा है, लेकिन वो इलेक्शन जीत रहा है। और जैसे इन्होंने कहा कि जब तक सिग्नल नहीं आए हमें यूनिलैटरल कोई अच्छे जेस्चर्स और उन्हें बहुत दिखा दिए और नहीं दिखाने चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या लगता है कि वहाँ से इसी तरह का जिंगोइज्म बरकरार रहेगा तो हम फिर बैठे रहें आराम से? जी, एजाज साहब ने सही कहा कि देख मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तरफ आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल का बयान देखें, उनके जो फॉर्मर मिलिट्री चीफ जो अच्छी है, एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस है वो भी, मनोज का उसका बयान देखें, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर ये सर्विंग आर्मी चीफ का बयान जो है, और ये तो मैं समझता हूँ एक बिल्कुल ही एक ऐसा बयान है जिसको आप ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते उस पर। बिल्कुल दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, फिर न्यूक्लियर पावर हो के इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना तो सिर्फ आप अपनी क्रेडिबिलिटी मजरू करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन अहम चीज़ क्या, अहम चीज़ ये है, देखें अभी तो लग रहा है यही है बिल्कुल बीजेपी, बेशक मोदी अगली टर्म में आता है वो तो आरएसएस डिसाइड करेगा, लेकिन बीजेपी इज़ देयर टू स्टे। उन्होंने ग्रास रूट्स लेवल के, अब तो आर्टिकल्स बाहर इस तरह के आ रहे हैं कि क्या इंडिया में वन पार्टी सिस्टम आ गया, अब तो ये बातें हो रही हैं। और बाकी इस तरह लगता है 4 स्टेट्स हैं इस वक्त इंडिया में रह गई जो कि इनके पास नहीं है, बाकी सारी स्टेट्स इनके पास हैं, बीजेपी के पास। इवन दिल्ली भी इन्होंने वापस ले लिया है, वेस्ट बंगाल जो है 15 साल के बाद। तो ये अब है क्या मसला, बिल्कुल ये ठीक बात है। एक तो उनकी वो आइडियोलॉजी है कि ठीक हिंदू राष्ट्र बनाना है और सारा, लेकिन साथ ही साथ अगर उन्होंने इंटरनेशनल जो है ना डिस्पेंसेशन में इंडिया को आगे लेके चलना है तो फिर उनको थोड़ी सी सेंसिबल पॉलिसीज़ भी अपनानी होंगी। ये ज़्यादा देर नहीं चल सकती इस तरह का रवैया जो है, क्योंकि इस रवैये से क्या हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनकी मुखासमत नहीं है, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देखें, नेपाल को देखें, मालदीव्स को देखें, और फिर इस वक्त इंडिया का डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल क्या है दुनिया में, वो भी एकदम सिमट के रह गया। तो इन पॉलिसीज़ देखिए, ये पॉलिसीज़ उनके मुल्क में कामयाब हैं, बिल्कुल ठीक, बिकॉज वहाँ पे एक हेट की और डिवीजन की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, लेकिन मुल्क से बाहर उनकी पॉलिसीज़ ये नाकाम है। तो इस पर उनको सोचना पड़ेगा मेरे ख्याल में। और अगर जो उनके ज़्यादातर नेबर्स हैं, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो किसी एक के साथ उनका ताल्लुक अच्छा नहीं है। बिल्कुल मैंने यही कहा, और बाकियों के साथ भी देखें, बाकी दुनिया भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में जो उनकी एक अहमियत थी वो पहले से थोड़ी कम हुई है इस वक्त। इसी तरह बाकी जगह चीन उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, हालांकि जाके वो कहते हैं उनको कि जी हम साउथ में आपके पार्टनर हैं। वो जो सो कॉल्ड उनकी वो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो कहाँ गई इस वक्त, वो उसको तो स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन के तौर पर सारे देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें उनको रिव्यू करना होगा अगर इंडिया ने, अगर उनका कोई इस तरह का एम्बिशन है ग्रेट पावर बनने का, वरना ठीक है फिर मतलब जो इंसान मुल्क के अंदर तो आप चलें, वन पार्टी सिस्टम भी कर लें, लेकिन मुल्क के बाहर फिर इस तरह की चीज़ें नहीं चलती। एक लास्ट क्वेश्चन एजाज साहब आपसे पूछ लूँ पानी वाले मसले पे, ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की डिसीजन आपने देखी है, कितनी अहमियत देते हैं इसको? नहीं, बड़ी देखें ना, कानूनी लिहाज से और इखलाकी लिहाज से तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। 2 जजमेंट्स आई ना, एक पहले आई थी और एक अब आई है। दोनों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो उसको किया गया, दोनों में भारत ने उसको मुस्तरद कर दिया है और कहा कि ये वन पार्टी है, हम उसमें शामिल ही नहीं हुए थे। लेकिन ये एक हकीकत है कि भारत इस वक्त कोई बैनुल अक़वामी क़वानीन की कोई ज़्यादा परवाह नहीं कर रहा। वैसे दुनिया सारी नहीं कर रही, भी नहीं कर रहा। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये जब तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मलाइज ना हो उस वक्त तक ये पानियों पे अब बातचीत भी शायद जो है वो मुश्किल हो। लेकिन बहरहाल एक इंडस वाटर्स कमिश्नर मौजूद हैं, क्योंकि एग्रीगेटेड नहीं है की तरफ से जो नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल उन्होंने सस्पेंड की हुई है, जिसका मतलब है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे और पाकिस्तान के लिए मसाइल जो है वो रहेंगे, क्योंकि जब सोइंग सीजन आएगा या कोई ऐसा वक्त होगा क्रिटिकल तो पानी रोक लेंगे और जब पानी नहीं हमें चाहिए होगा तो छोड़ देंगे। ये मसाइल जो है हमें, लेकिन पानी को रोकना आसान नहीं होगा। नहीं जी, पाकिस्तान तो बहरहाल पाकिस्तान के पास पानी आता रहेगा। मेरे ख्याल में जहां हम अपना कानूनी और सियासी और सिफारती मौक़िफ़ जो है उसका
उसको फैलाते रहें दुनिया भर में और सब जगह जाके बताएं, भारत के ऊपर का ये जो हटदर्मी भी बताएं। वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी कंजर्वेशन के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जिसकी हमारी जो ज़राअत है वो अभी भी फ्लड इरीगेशन के ज़रिए चल रही है, ड्रिप इरीगेशन की तरफ मूव करना बड़ी शिद्दत से ज़रूरी है। ये अब हम इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते कि पानी या समुद्र में चला जाए या ज़ाया हो जाए। तो दुरुस्त मुझे कह रहे लगता है हैं। कि वाटर स्टोरेजेस के ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। एजाज चौधरी साहब, जौहर सलीम साहब, आप दोनों का शुक्रिया लें। ब्रेक से वापसी पे मिफ्ता इस्माइल साहब और सलीम शहजाद साहब दोनों हमारे साथ होंगे। बजट करीब है, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे इससे निकलना है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने पहले 10 माह में रवा माली साल के 25.2 अरब डॉलर की बरामदात की हैं और 57.4 अरब डॉलर की दरामदात की हैं। कमोडिटी एक्सपोर्ट्स की और इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ तो 32 अरब डॉलर से ज़ायद का ट्रेड डेफिसिट है और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क से ये फाइनेंस करना बहुत मुश्किल है। जितनी रिमिटेंसेज आती हैं ट्रेड डेफिसिट को तो पूरा कर लेंगे, लेकिन कर्ज़ों पर अदायगी के लिए फिर दोबारा हम IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB इनके दरवाज़ों पर खड़े होते हैं या दोस्त मुल्कों से कहते हैं कि कुछ फ़ंड्स हमारे रिजर्व में रखवा दो, पैसे नहीं है हमारे पास। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, पाकिस्तान के खारजा, और शहजाद सलीम साहब, चेयरमैन निशात ग्रुप। तो इनसे ये दोनों सवाल पूछूंगा, एक तो टैक्स रेवेन्यू का भी और एक बरामदात का भी। शहजाद साहब, पहले बरामदात का जिक्र हुआ है तो पहले आप ही जवाब दे दें। पाकिस्तान से बरामदात बढ़ नहीं पाती और जब तक बरामदात नहीं बढ़ेंगी हम 3 माह 6 माह के बाद दोबारा IMF के पास होंगे एक नए प्रोग्राम के लिए। जी नदीम साहब, थैंक यू। बेसिकली तो हमारी कोई सीरियस डिस्कशन है नहीं इस सब्जेक्ट पे कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी और इसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ये तो कैजुअल डिस्कशंस होती रहती हैं और मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक द पावर्स टू बी आर कन्विंस्ड कि शायद एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं सकती। तो इट सीम्स लाइक कि डिस्कशन कहीं और अब जा रही है कि शायद IT की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी या कोई आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर देंगे, बट कोई सीरियस थॉट प्रोसेस मैंने देखा नहीं है इसमें कि इट इज़ नॉट अ मैजिक कि ये 2 दिन में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इसके लिए तो बैठ के कोई प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, 5 साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखनी पड़ेगी, हमारी कंपेटिटिव एज किस चीज़ में है, हमने क्या एक्सपोर्ट करना है, वो कैसे एक्सपोर्ट होगा, क्या दुनिया में हम वो एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं। तो आई थिंक वी आर अ लॉन्ग वे अवे फ्रॉम इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स इन माई ओपिनियन। अगर नहीं बढ़ती तो दोबारा IMF? देखिए, IMF का इशू ये है कि आपके पास इस वक्त जो फॉरेन डेट है उसमें मेचोरिटी इज़ अ मेजर कंसर्न जिसकी हम बात नहीं करते। आपका सारा डेट जो है वो शॉर्ट टर्म मेचोरिटी में है। शायद आपकी डेट की ड्यूरेशन टोटल 5, 6, 7 साल हो और ये डेट को IMF से लेके भी मसला हल नहीं होगा जब तक हम इसकी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे। एंड रीस्ट्रक्चरिंग डजंट मीन डिफ़ॉल्ट, इट मीन्स दैट यू हैव टू हैव अ लॉन्गर टेनर और लॉन्गर टेनर एक सस्टेनेबल डेट होता है। अभी तो पाकिस्तान का फॉरेन डेट सस्टेनेबल ही नहीं है, उसकी मेचोरिटी इतनी शॉर्ट है, तो इस पर कोई गुफ्तगू ही नहीं हो रही। और मेरे ख्याल में मेचोरिटीज़ को स्ट्रेच आउट करना, इस पर गुफ्तगू करना कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। मिफ्ता साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा इन दोनों इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। अगर बरामदात नहीं बढ़ती सर, FDI भी नहीं आ रही, तो फिर IMF तो अगले प्रोग्राम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, इस पर कोई मेरे जहन में कोई भी इबाम नहीं है कि हमें अगली IMF का प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और अगर यही हमारा तेवर रहे तो उसके बाद एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। कोई भी हमने ऐसी इस्लाहत नहीं की कि जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। आज पाकिस्तान में हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे ख़ित्ते में तो बिजली सबसे महंगी है, लेकिन थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया से भी महंगी बिजली, इंडोनेशिया से भी महंगी बिजली, इन तमाम ममालिक से महंगी गैस है, इन तमाम ममालिक से ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं और इन तमाम ममालिक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो कोई सेंस नहीं है कि पाकिस्तान की बरामदात बढ़ें। आप शहजाद सलीम साहब को बुरा भला कह, आप काम नहीं करते, आपको एक्सपोर्ट्स नहीं आता, लेकिन सच्ची बात यह है कि शहजाद साहब जब जाते हैं बैन अवी मंडी में तो इनको पूरी दुनिया के लोगों से compete करना पड़ता है। उनकी सस्ती हो, उनके इंटरेस्ट रेट सस्ते हों, उनके गैस सस्ती हो, उनका पॉलिसी रिजीम में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस ना हो, तो शहजाद साहब compete नहीं कर सकते। और इसी वजह से पाकिस्तान में देखें, हम एहसन इकबाल साहब ने 60 बिलियन का प्लान बनाया था
था एक्सपोर्ट्स का, लेकिन हर साल एक्सपोर्ट्स कम हो रही है और एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो हम 15 साल से कम कर रहे हैं। सच्ची बात यह है नदीम भाई कि हमने अपने मुल्क को एक रेमिटेंस कंट्री बना दिया है। जो गरीब मुल्क होते हैं कि जिसके अंदर म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, थोड़ा सा फिलीपींस हो गया, कि जिसके अंदर रेमिटेंस आते हैं कि भाई हम बच्चों को बढ़ा करके बाहर भेज दें, वो $200-400 अपनी माँ को, बीवी बच्चों को भेज दें, बस उस पर हमारा गुजारा होता है। आप देख लीजिए कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल नहीं है। $25 बिलियन पिछले साल से भी कम है जी। मिफ्ता साहब, जो शहजाद साहब ने कहा कि हमारा जो डेट प्रोफाइल है एक्सटर्नल डेट का वो भी प्रॉब्लमेटिक है, वो सारा शॉर्ट टर्म है, 5-6 साल में मैच्योरिटीज ड्यू हैं, तो वो कहते हैं इसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बनाना पड़ेगा। देखिए, जो अभी हमने पेंडा बॉन्ड दिया है मार्केट में, उससे पहले जो हमने 3 साल की मेच्योरिटी का बॉन्ड दिया है यूरो बॉन्ड में, पाकिस्तान का इस वक्त कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो चीन से हमको लोन मिलते हैं वो थोड़ी सी पॉलिटिकल बेसिस पे मिलते हैं। जो सऊदी अरब से लोन मिला है ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल बेसिस पे लोन मिला है, अदरवाइज तो आपको पता है कि हमको कोई लोन देता नहीं। हमारे पास वर्ल्ड बैंक और IMF के लोन हैं, उनकी अपनी फिक्स मेच्योरिटीज होती हैं, उस पर दिए जाते हैं। हमारे पास कोई बैंकों से या यूरो बॉन्ड के इतने लोन्स नहीं है जिसकी हम मेच्योरिटी को एक्सटेंड कर दें। हमारे पास चाइनीज CPEC के लोन्स हैं, वो पावर प्लांट्स आपने लगा लिए थे एक्सटर्नल वायबिलिटी करे बगैर कि इतने सारे प्लांट्स एक साथ आ जाएंगे तो हम कैसे सर्विस कर सकेंगे, वो नहीं कर सकते। हम वहाँ पे कोई 200 बिलियन यूनिट बिजली के बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बनाते 100 बिलियन है और उतना ही बेचते हैं। तो हमने बिजली महंगी रखी हुई है, 46 रुपए की बिजली हम घरेलू बेचते हैं, जो आदमी 18 रुपए की बिजली खुद लगा सकता है सारिफ। तो आपने कोई 2 पार्ट प्राइसिंग नहीं करी, कोई वेरिएबल कॉस्ट के करीब प्राइसिंग नहीं करी, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करी। हमने गैस जो है वो महंगी कर दी पाकिस्तान के अंदर। हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी कि जिस पे हमने किसी का हाथ पकड़ाओ कि चलो यार तुमको हम 3 साल के लिए देते हैं, तुम एक्सपोर्ट करो। हमने तो कहीं, तो हम एक्सपोर्ट कम से कम हो रहा है। और मैं सच्ची बात है कि खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल के हों या दीगर चीज़ों के हों, कि जो अब भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर जो जिस तरह दुनिया काम करती है, मेक इन इंडिया की एक तहरीक चलाई हुई है मोदी साहब ने, दीगर लोगों ने, हम तो उधर कहीं करीब पे नहीं पहुंचते उनके। अच्छा, शहजाद सलीम साहब, इंडिया का तज़किरा किया है इन्होंने। इंडियन रुपी जो है वो मेरे ख्याल में कोई 96 के करीब पहुंच गया टू $1। काफ़ी ज़्यादा इस क्राइसिस के अंदर उसकी कीमत में कमी आई है। तो पाकिस्तान की मार्केट में अभी हमें बता रहे हैं मिफ्ता साहब के पूरे इस रीजन में सबसे ज़्यादा बिजली के रेट, सबसे ज़्यादा गैस के रेट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, और रुपया हमारा वो जो आपका वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का फार्मूला, उसके मुताबिक वो भी पहले से उसको कमज़ोर करना चाहिए था, हमने नहीं किया। मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, वैसे मैं उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, मुझे उसके नतीजे में बरामदात बढ़ती कभी नज़र नहीं आई है, लेकिन आपका एनालिसिस इस सारी तजिए सारी चीज़ों के ऊपर चाहता हूँ। नदीम साहब, देखिए बात यह है कि ये जो करेंसी की डीवैल्यूएशन है ना, ये मेरे या आपके पसंद करने से या नापसंद करने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैथमेटिकल चीज़ है। आपका इंटरेस्ट रेट इस वक्त बांग्लादेश, इंडिया, सब मुल्कों से ज़्यादा है। US डॉलर और पाक रुपी का जो इंटरेस्ट रेट है ट्रेडिशनली पाकिस्तान में 8% का डिफरेंस होता है, और अगर आप पिछले 15 साल में उठा के देख लें तो इतनी ही एवरेज डिवैल्यूएशन है। अब जो लोग कहते हैं कि जी हमने ये डिवैल्यूएशन नहीं होने देनी, तो आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं जब आप रुपये में 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं और डॉलर के साथ आपने पैक किया हुआ है। जिन मुल्कों ने पैक किया हुआ है जैसे अबू धाबी का दिरहम है या हांगकांग डॉलर है, अगर आप उनका इंटरेस्ट रेट निकाल के देखें तो वो एग्जैक्टली US डॉलर के इंटरेस्ट रेट के साथ चलता है। सो हम मैथमेटिक्स के ख़िलाफ़ कब तक जा सकते हैं? और एक्सपोर्ट बढ़ने का इससे ताल्लुक़ कोई नहीं है सर। बात यह है कि आपकी इंपोर्ट घटेगी अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट ठीक हो जाएगा, तो आप इंपोर्ट भी तो घटाना चाहते हैं ना। आप इस वक्त इंपोर्ट को सब्सिडाइज़ कर रहे हैं बाय कीपिंग एन आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग रुपी, या आप इंटरेस्ट रेट घटा दीजिए। वो जब आप घटाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब यहाँ इन्फ्लेशन तो हो रही है मोस्टली फ्यूल रिलेटेड, बिकॉज आपकी बिजली महंगी हो रही है, तो आपके फूड आइटम का इंटरेस्ट रेट से, एक्सचेंज रेट से क्या ताल्लुक़ है? तो मुझे तो ये कोरिलेशन समझ नहीं आती, और ना जो लोग कह रहे हैं वो समझा पाते हैं, लेकिन वो बज़िद हैं कि पाकिस्तान में रेट 250 रुपये होना चाहिए डॉलर। आप 250 तो छोड़ें सर, जिस स्पीड पे ये जा रहा है ये 270 पे होगा तो आपकी एक्सपोर्ट और ड्रॉप होगी, आपका एक्सचेंज पे और प्रेशर पड़ेगा। और वर्सेस अगर आप इसको रियल एक्सचेंज रेट पे ले जाएंगे तो आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी, अननेसेसरी लग्जरी आइटम्स महंगे हो जाएंगे, और जो चीज़ें वाइबल नहीं होंगी लोग नहीं इंपोर्ट करेंगे, या लोकल उसकी इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो एक्सचेंज रेट को इस तरह कंट्रोल रखना, और ये कहते हैं जी कि हमने कंट्रोल नहीं किया, फ्री मार्केट है,
दैट इज़ नॉट करेक्ट। आज आप पाकिस्तान में इंपोर्ट बुक नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ों की एलसी नहीं खोल सकते, स्टेट बैंक का बहुत टाइट कंट्रोल है। तो हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक ये इंटरेस्ट रेट का और एक्सचेंज रेट का मैकेनिज़्म मार्केट बेस्ड नहीं होगा, मैं समझता हूँ ये हम एनॉमलीज क्रिएट करते जाएंगे। और एक नदीम साहब मैं बात और बताऊँ, इन्होंने मिफ्ता साहब ने बहुत सारी बात, मिफ्ता साहब सिर्फ इस पे राय ले लें एक्सचेंज रेट के ऊपर। मिफ्ता साहब, एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में ये माजी के अंदर बहुत दफ़ा तजर्बात किए गए, बड़ी मैसिवली हम रिडक्शन भी करते रहे एडजस्ट करने के लिए अपनी बरामदात को और एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस को। बरामदात ऊपर नहीं जाती हैं, इंपोर्ट को टेम्परेरीली हम कंट्रोल करते हैं, फिर वो बाद में वहीं खड़ी होती हैं। क्या करना चाहिए? मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। तो देखिए, हमने कभी भी डिवैल्यू इसलिए नहीं किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। हम तो डिवैल्यू उस वक्त करते हैं जब एकदम हमारे पास डॉलर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद खुदा न खास्ता ये रूमर आ जाती है कि अब पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, लोग जो है वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है, दुबई में पैसा भेज रहे हो, बाहर पैसा भेज रहे हो, नौकरों में पैसा रख रहे होते हैं, तब जाके हम जो है वो फिर डिफॉल्ट से बचने के लिए डिवैल्यू करते हैं। तो 4-5 साल जो है वो आप 8% डिवैल्यूएशन कम नहीं करते और फिर एक साथ 40-50% करने, फिर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट का रिस्क हो जाता है तो वो अलग मोमेंटम हो जाता है, तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है। अब जब आप डिवैल्यू करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, गरीब लोगों का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो फिक्स्ड सैलरी के लोग होते हैं उनकी सैलरीज नहीं बढ़ती हैं, तो गरीब लोगों का बहुत नुकसान होता है। इसीलिए पाकिस्तान में आप देखें कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा गुर्बत हो गई है, ख़ास तौर पर गरीब लोगों के अंदर। तो हमको डिवैल्यू में नहीं, मैं फेवर में हूँ कि डिवैल्यू हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारा इन्फ्लेशन यहाँ पे ज़्यादा है और दुनिया भर में इन्फ्लेशन कम है तो हमको कोई चांस नहीं है माँ सिवाय इसके कि करेंसी हमारी ओवर वैल्यूड हो रही है। आप इसको इस नज़रिए से देख लें कि आपने 3 अरब डॉलर की गाड़ियाँ इस साल इंपोर्ट की हैं, पहले 10 महीने में 300 मिलियन डॉलर की पिछले महीने गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई हैं। अब आप चाइनीज़ गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, इधर 2-2, 2.5 करोड़ रुपए की बड़ी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, और यहाँ पे जो है आप अफोर्ड नहीं कर सकते डॉलर। आपको एक तरफ से बाहर आपको एक डॉलर ज़रूरी है, आप 3 बिलियन डॉलर्स की नई गाड़ियाँ चाइनीज़ मंगवा के बैठे हुए हैं। सो हमको ये भी सोचना है ना कि भाई आप क्या, जो शहजाद साहब ने बात की कि आप क्या इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं। सो अब आप ये करते हैं कि आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन आप ये करते हैं कि साहब ये तो बहुत हौच पौच किस्म की इकोनॉमिक्स है ना हमारी। हम इंटरेस्ट रेट भी ऊपर हैं, बिजली में भी ऊपर हैं, गैस में भी ऊपर हैं, एक्सचेंज रेट को भी मेंटेन करना चाहते हैं, नीचे नहीं गिराना चाहते, बरामदात भी चाहते हैं बढ़ जाए, इंपोर्ट्स भी चाहते हैं कम हो जाए, हो कुछ भी नहीं रहा हमसे, तो ये कैसे होगा? सर देखिए, ये दो ख्वाहिशें जो है ना कि आपका एक्सचेंज रेट भी अप्रिशिएटेड रहे और बरामदात भी बढ़ जाए, ये दो ख्वाहिशें एक साथ पूरी नहीं हो सकती। और इसके साथ अगर तीसरी ख्वाहिश ये भी डालें कि दरामदात भी कम हो, तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम इसमें इसलिए क्या करते हैं हम कि स्टेट बैंक को खास स्टेट बैंक अब मजबूर है तो सही कर रहा है कि वो स्टेट बैंक जो है वो एलसीयाँ खोलना रोकता है, कि कभी इसकी एलसी रोक देता है, कभी उसकी एलसी रोक देता है। अब हम करीब मेरे ख्याल से इस बजट के बाद शायद गाड़ियों पे कुछ रोक टोक होगी और मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम द थिंग इज कि एक हमको देखिए हर मतलब ये 4 साल का एक्सपेरिमेंट करा, 2013 से 2017 में किया, 2005 से 2008 में किया, 40 रुपए का डॉलर रखा, फिर 60 रुपए का गया, 60 रुपए का रखा, फिर एक दिन में 80 रुपए का गया, फिर 100 रुपए का रखा, 150 रुपए का गया, 150 रुपए का रखा, 200-250 रुपए का हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट करने से मतलब हमको शायद ये सबक सीख लेना चाहिए कि थोड़ा सा अगर मार्केट के अंदर आगे पीछे करने दें, उसको मार्केट के हिसाब से चलते रहें। और इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे ये पुराने गुनाह हैं जो 2013 से 17 में हमने बहुत ज्यादा कर्ज दे लिया था, और जो हमने चाइनीज ये पावर प्लांट्स लगाए, इनकी पेमेंट्स इतनी ज्यादा है कि स्टेट बैंक 8-9 बिलियन सर किया था ये गुनाह, जो भी किया हो। सर लास्ट मिनट है, शहजाद सलीम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? शहजाद साहब। भाई सर मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो फिनोमेना है ना, पुरानी बातों में तो अब कुछ नहीं रखा, बेसिक मैथमेटिक्स के ख़िलाफ़ तो हम जा नहीं सकते। दूसरी बात है कि ये जो टैक्सेशन का रिजीम है ना यहाँ पर, इसमें एक चीज़ जो रह गई वो ये विदहोल्डिंग टैक्स है। पूरी दुनिया में वैल्यू एडेड इंडस्ट्री सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे चलती है। अब यहाँ हर ट्रांजैक्शन पे 4, 5, 6, 7% तो आप टैक्स काट के गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देते हैं, तो कोई ट्रांजैक्शन वायबल ही नहीं रहती जो कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्री है। और मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइज तो तबाह हो गई बिकॉज ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्टिंग टैक्स रिजीम। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसको रीथिंक करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो वी हैव टू रीथिंक आवर डेवलपमेंट बजट वेरी सीरियसली।
अगर हम ये डेवलपमेंट बजट पे भी खर्च करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम सर आप हुकूमत को हमारी मौका दें। वो शहबाज साहब तो कहते थे ना कि वो कपड़े बेचने को तैयार हैं, वो कपड़े उतार लेंगे, क्योंकि 40% तो वो सैलरीड क्लास को टैक्स करते हैं, कोई 50-60% वो इंडस्ट्रीज को, बड़े बिजनेस को टैक्स करते हैं। तो अल्लाह पाक रहम करे। वो अब तो सारा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में जो कुछ ये कर रहे हैं उससे भी अल्लाह ताला रहम ही करे पाकिस्तान। प्रोग्राम का सर वक्त खत्म हो गया। मिफ्ता टॉपिक को आपके साथ दोबारा टेकअप करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब, शहजाद सलीम साहब, दोनों का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।